नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आपकी समस्याएं मेरे सामने कुछ बच्चों की आ रही थी कि अब 30 ही दिन बचे हैं, घबराहट हो रही है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ऐसे बच्चे भी घबरा रहे हैं जिन्होंने लगातार पढ़ाई की है, और जिन्होंने नहीं की उनका घबराना तो लाजमी है। खैर, तो आप लोगों से मैं यह बात करने के लिए आज आई हूँ कि आपके एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में 30 दिन बचे हैं। 22 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आज के 30वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब आपकी अंतिम समय की रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और कहाँ और किस तरीके से काम करके आप अपना समय और अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए बातें बताती हूँ आपको कि 3 तरह के बच्चे होते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप मोटा मोटी देखें तो एग्ज़ाम के समय 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहले वो जिन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, पूरा कोर्स उनका समय पर पूरा हो गया है, उन्होंने एक आधी बार शायद रिविजन भी कर लिया है और कोर्स उनका पूरा है कुल मिलाकर। ठीक है। दूसरे तरह के बच्चे वो होते हैं जो कहीं बीच में हैं, है ना। न तो ऐसा है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, न ऐसा है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया और वो संतुष्ट है बिल्कुल, है ना। पर ऐसा भी होता है बहुत बार कि उन्होंने पढ़ सब कुछ लिया पर वो खुद संतुष्ट नहीं है कि उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो कुल मिलाकर बीच में कुछ बच्चे होते हैं जो अध बीच में होते हैं, यानी थोड़ा पढ़ा भी है, कुछ छोड़ा भी है, और कुल मिलाकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर आते हैं तीसरे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे में समय निकाल दिया। अब एग्ज़ाम के केवल महीना भर बचा है, एक महीना बचा है, 30 दिन बचे हैं। अब उन्हें याद आ रहा है कि अरे एग्ज़ाम आ गया, डेट आ गई, तारीख आ गई, 22 जून को एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, मेरा पेपर क्या पता 22 तारीख को ही हो, और अब मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ। तो उन बच्चे, वो तीसरे तरह के हमारे बच्चे हैं। तो तीनों तरह के बच्चों के लिए एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकती। जैसे कोई आकर आपको बोले कि 30 दिनों की ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लें, पर सब बच्चे अलग अलग तरह के हैं। हालांकि उन 3 जो हमने ये किया है, बंटवारा किया है, इसमें भी सारे बच्चे शामिल नहीं हो सकते, लेकिन मोटा मोटी रूप से ये आपके लिए थोड़ी मददगार वीडियो होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले तरह के बच्चे कौन से होते हैं। देखो, मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ। पहले तरह के बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उनको क्या रणनीति रखनी है ये देखिए आप। पहले तरह के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले रिवीजन आपका बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अगर आपकी रिवीजन में कमी रही तो जो दिक्कत होती है ना कि 2 ऑप्शन लग रहे थे, ये सही लग रहा था, गलत लग रहा था, और सही करके गलत कर दिया, गलत करके सही कर दिया, ये वाली जो स्थिति होती है ना कि मुझे ये लग रहा था पर मैंने कर दूसरा दिया और जो मेरे को पहले लग रहा था वो सही था, इस स्थिति का कारण ही आपकी रिवीजन की कमी होती है। आपने पढ़ा सब कुछ है लेकिन रिवीजन की कमी है, इसलिए क्लियरेंस नहीं है, दिमाग एकदम साफ नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम करना है रिवीजन। दूसरा काम है आपको भटकना नहीं है। भटकने का मतलब क्या हुआ, भटको मत का मतलब क्या हुआ कि आप इधर उधर मतलब वो मत परेशान हो कि अच्छा सब तैयारी तो आपकी पूरी है लेकिन फलां जो टीचर है, फलां जो एजुकेटर है वो कोई मैराथन ला रहा है, तीसरा कोई ला रहा है, दूसरा कुछ और ला रहा है। तो आपको भटकना नहीं है क्योंकि स्रोतों की कमी नहीं है। आज का जो समय है वह ऑनलाइन का समय है, डिजिटल जो हमारा युग है उसमें स्रोतों की कमी नहीं है। आपके पास खूब सारी किताबें, खूब सारे गाइड, बहुत सारे एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज़, है ना, मैराथन वीडियोस। अभी आने वाले समय में और बहुत सारे एजुकेटर्स मैराथन वीडियो लाएंगे, मैं भी लाऊंगी। तो कहने का अर्थ है कि आपने जिन स्रोतों से अब तक पढ़ा है उन पर अभी भी भरोसा बनाकर रखो। अंतिम समय में एग्ज़ाम के बिल्कुल पास आकर अपने स्रोत मत बदलो। जो अब तक पढ़ के आए हो वो आपको रिवीजन करना है, भटकना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। फिर आप लगाओ पीवाईक्यूज लगाओ आप, ठीक है ना। आपने रिवीजन कर लिया, पीवाईक्यू लगाओ, आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इस तरह के आ गए, अब इस तरह के आएंगे, ठीक है। फिर आप करो हाईलाइट। अब हाईलाइट की एक मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। हाईलाइट करने का भी एक तरीका होता है। हाईलाइट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जैसे आप हाईलाइट ऐसे मत करिए कि ये महत्वपूर्ण है, ये हमने हाईलाइट किया, नहीं। हाईलाइट इस तरीके से काम नहीं करता। हाईलाइट जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। कविता क्या है, निबंध के रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, महत्वपूर्ण ये एक तथ्य है, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये। पर क्या ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आपके लिए महत्वपूर्ण का अर्थ ये हुआ कि अगर यह आपको याद नहीं है तो आप इसे हाईलाइट करो। अगर ये आपको याद है, अगर आपसे कभी भी पूछे कविता क्या है, किसका निबंध है, अगर आप उत्तर दे सकते हैं रामचंद्र शुक्ल, तो आप इसे हाईलाइट नहीं करेंगे। इससे आपके समय और ऊर्जा की बचत होगी। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप केवल उन हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपको वाकई में याद नहीं है और जिन्हें दोहराने की ज़रूरत है। जो आपको याद है उन्हें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हाईलाइट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हाईलाइट कैसे करें। हाईलाइट करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है।
एमसीक्यूज़ जो है वो आप उसके बाद में सबसे आखिर में आप एमसीक्यूज़ दीजिए, जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। जैसे मेरी टेस्ट सीरीज़ भी मैंने सारे खुद बनाए हैं प्रश्न हैं, और बिल्कुल ऑथेंटिक आपके क्या पैटर्न यूजीसी का चल रहा है उस पर आधारित प्रश्न है, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। आपकी जो सुविधा हो, कोई और टेस्ट सीरीज़ हो, कोई और बुक हो, प्रश्न बैंक हो, एमसीक्यूज़ लगाइए उसके बाद में। आप कहने का मतलब ये है, तो जो जिनका पूरा सब कुछ कोर्स पूरा है उनको ये तरीका फॉलो करना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी तरीके आपके अनुसार आपके होते रहेंगे। रिवीजन करो, भटको मत, बिल्कुल नए सोर्स बहुत सारे सोर्सेज हैं उनकी तरफ आप अपना ध्यान मत भटकाओ, है ना। पीवाईक्यूज करो, हाईलाइट करो सही तरीके से, और एमसीक्यूज। ये हो गई पहले बच्चों की बात। अब बात करते हैं दूसरे तरह के बच्चे। दूसरे तरह के बच्चे कौन से? जो बीच में है बेचारे, है ना, अध झूल में है, कहीं अधर झूल में है, इधर जाएं उधर जाएं। सबसे अधिक दुविधाग्रस्त यही होते हैं, सबसे अधिक परेशान यही होते हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ कारण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, घर में शादी थी, मैं बीमार हो गया था, मैं बीमार हो गई थी, घर में परिवारजन को ये हो गया था। कुल मिलाकर सैकड़ों दुविधाएं हैं, जीवन है, दुविधाएं तो रहेंगी। तो ऐसी दुविधाएं आपके पास भी हैं, और इस वजह से, जिस भी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, पूरा आपका 100% आप बिल्कुल अश्योर नहीं है कि आपने अच्छा पढ़ा है, और आप कहीं बीच में हैं, थोड़ा पढ़ा है थोड़ा नहीं पढ़ा है, तो आप सबसे पहले अपनी कमज़ोरी पहचानिए। और जो कमज़ोरी आपकी है, अब जैसे आपकी बिल्कुल नितांत कोई कमज़ोरी है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे मान लें पाश्चात्य काव्यशास्त्र है और आपको अरस्तु बिल्कुल समझ में नहीं आए, प्लेटो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, है ना, या आपको इलियट बिल्कुल समझ में नहीं आया, माना कि, या आपको ध्वनि सिद्धांत समझ में नहीं आया, है ना, तो उसमें अब हाथ मत डालो। अब 1 महीना जो बचा है वो दिमाग को उलझाने का नहीं है, क्योंकि आप पहले से स्ट्रेस में हैं, पहले से आप तनाव में हैं। अगर आप कोई ऐसा विषय पकड़ेंगे जो आपको स्ट्रेस देता है या आपकी कमज़ोरी है, तो आप देखेंगे अरे ये नहीं आता नहीं आता नहीं आता, और आप और अधिक परेशान हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपको आते हैं वो भी बीच में झूल जाएंगे कहीं। तो फिर बिल्कुल जो नई चीज़ें हैं या जिनसे आप घबराते हैं उनमें अभी हाथ मत डालिए। अब ये जो 1 महीना बचा है, अब ये हाथ डालने का उसमें समय नहीं है। आप अपनी ताकत पहचानिए, जो आपको अच्छे से आते हैं उनका अच्छे से रिवीजन करो। ताकत पहचानो और रिवीजन करो, ताकत पहचानो और रिवीजन करो। ताकत पहचानो और रिवीजन करो, ठीक है। फिर करो आप पीवाईक्यूज। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। पीवाईक्यू आपका बहुत अच्छा रिवीजन करवा देते हैं। फिर आप एमसीक्यूज करो, और यूनिट 5 से 10 जो आपकी यूनिट है, इकाई है रचनाओं वाली, है ना, जिनमें आपकी सारी रचनाएं लगी हुई है, टेक्स्ट लगा हुआ है, उनमें से जो छोटी रचनाएं हैं वो पढ़ लो। वो आपको स्ट्रेस नहीं देगी, क्योंकि वो तो रचनाएं हैं ना, वो तो साहित्य है, साहित्य स्ट्रेस नहीं देगा आपको। उसको पढ़कर आपको नहीं लगेगा कि ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, इतिहास या फिर भाषा वाली यूनिट पढ़कर लग सकता है कि ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, लेकिन यूनिट 5 से 10 पढ़िए, बिल्कुल मज़े में पढ़िए, आनंद लेकर, और ध्यान में पीवाईक्यू और एमसीक्यूज आपके करे हुए रहेंगे, तो आपको ध्यान में रहेगा कि कहानी से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, किस फला फला व्यक्ति ने किस रंग का पहना था, है ना, इस तरह के प्रश्न। हिंदुस्तानी नौनिहालों के आंखों का रंग कैसा है, राही कहानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, वहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो रचनाएं पढ़िए, उनसे आपको कोई तनाव नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे तरह के जो विद्यार्थी हैं हमारे पास, उनको इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, आपके लिए मददगार होगा। अब आते हैं हमारे तीसरे सबसे खास जो अब जगह हैं, कि भाई 30 दिन बचे हैं, कुछ पढ़ लें, कुछ कर लें, नेट तो निकल जाए, पीएचडी तो निकल जाए, कम से कम कहीं पीएचडी में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, हाँ, या फिर पिछली बार दिया था नेट ही हुआ, जेआरएफ रह गया, 30 दिन है अब कर लें क्या, तो कर सकते हैं आप। तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी भी जगह है, जब जागो तब सवेरा, हमारे तो प्रचलित कहावत है। तो तीसरे जो विद्यार्थी तीसरी रहेंगे, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल कच्चेपन में है, उनका कुछ भी ठीक से नहीं हो रखा है, तो आपको छोटे विषय पहले चुनने हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था 40 महत्वपूर्ण विषय, उस तरीके से आप अपना बना सकते हैं एक लिस्ट कि आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है ना। जो मेरे लिए, मुझे लगता है कि सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है आपका पहले से आपको आता हो, बीए एमए के समय से आता हो, तो उसको हम जाने देते हैं। तो आप अपने लिए छोटे विषयों की एक लिस्ट बनाइए। छोटे विषय का अर्थ क्या हुआ, जो एक दिन में 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में पूरे हो सकें। जैसे आप कोई उपन्यास लेकर बैठ गए मान लीजिए, तो उपन्यास पढ़ने में आपको 2-3 दिन का समय लग जाएगा, है ना। तो इससे बेहतर कि आप छोटे विषय लो, छोटी रचनाएं लो, है ना, छोटे विषय लो जो दोहराए जाते हैं। जैसे संवैधानिक स्थिति हिंदी की, उस पर बहुत प्रश्न आते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि का मानकीकरण, उस पर प्रश्न आते हैं। इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि तार सप्तक हैं, बाकी के 3 सप्तक हैं, उन पर भी प्रश्न आते हैं। कौन से जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनको किसने चलाया, कौन उनके प्रवर्तक हैं और क्या उनका तरीका है, वो उस पर प्रश्न आते हैं। इस तरह के जो प्रश्न जो बार बार दोहराए जाते हैं और जो टॉपिक छोटे हैं उन्हें चुनिए, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो यूनिट 5 से 10 में छोटी रचनाएं हैं, जैसे यूनिट 5 है,
अब यूनिट 5 में कितने ही सारे रचनाकारों की रचनाएं बहुत छोटी हैं, जैसे नागार्जुन की सारी कविताएं बहुत छोटी हैं और बहुत प्रश्न देती है ना, बहुत प्रश्न आते हैं, है ना। अब जैसे अंधेरे में बहुत लंबी कविता है और बहुत भारी भी है, तो अब उसमें मत उलझो। अगर पहले नहीं पढ़ रखी है तो पहले पढ़ रखिए तो रिविजन कर लो, अगर नहीं पढ़ रखी तो अब उसमें मत उलझो। जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, जैसे आपकी निबंध वाली पूरी यूनिट हो गई है ना, सारे निबंध पढ़ डालो, एक एक निबंध पंक्ति दर पंक्ति, सारी कहानियां पढ़ डालो। छोटे नाटक है कुछ, जैसे अंधेरी नगरी है, बकरी है, इस तरह के जो छोटे नाटक हैं वो पढ़ लो, है ना। ध्रुव स्वामिनी है, छोटे छोटे नाटक हैं बिल्कुल, उनको पढ़ लो। और जो छोटी कविताएं हैं वो पढ़ लो। तो ये कर लो, आप सभी निबंध पढ़ लो, सभी कहानियां पढ़ लो, छोटी रचनाएं पढ़ लो, और जो बड़ी रचनाएं आपके लगी हुई है, जैसे आपका यूनिट संख्या 10 और यूनिट संख्या 6 जो बहुत बड़ी यूनिट्स है ना, बहुत बड़ी बड़ी पोथियाँ जिसमें पोथियाँ लग रखी है, उनको क्या करो, उनकी भूमिकाएं पढ़ो, उनकी भूमिकाएं पढ़ो, और पढ़ो कि उनमें कौन पात्र है, क्या कथ्य है, कौन से स्थानों का जिक्र हुआ है, शिवपालगंज का जिक्र किस उपन्यास में हुआ है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह के आप चीज़ें पढ़ो जो कम समय में हो जाए और अधिक आपको अंक लाकर दे, ठीक है। और आप करो PYQ सोल्व। MCQs मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। MCQs क्यों नहीं रिकमेंड करती? क्योंकि MCQs क्या होते हैं कि MCQs होंगे वो मतलब आपको हल करने हैं, वो हल किए हुए नहीं है। तो जब आप देखेंगे प्रश्न आप घबरा जाएंगे, और ये मुझे तो आता ही नहीं। आप 10 प्रश्न करेंगे, आपको 5 का उत्तर नहीं आएगा तो आपको लगेगा अरे मुझे तो कुछ नहीं आता। इससे बेहतर है कि सोल्ड PYQ जो है, PYQ भी कैसे सोल्ड, जो पहले से जिनके हल लिखे हुए हैं, जैसे YCT की किताब आती है ना, यूथ पब्लिकेशन की आती है, और अरिहंत भी किताब निकालता है सोल्ड PYQs की, तो उन्हें करो आप। उनसे क्या होगा, आपने प्रश्न देखा, नीचे उसका पूरा हल देखा, आपका एक चीज़, एक फैक्ट, एक जो विषय है छोटा सा, वो तैयार हो गया। तो आप PYQs करो। MCQs मैं आपको करने की सलाह नहीं देती, क्योंकि वो आपकी घबराहट और आपके तनाव को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा, छोटे विषय दोहराए जाने वाले, यूनिट 5 से 10 में छोटी रचनाएं, सारे निबंध, सारी कहानियां, भूमिकाएं, पात्र, कथ्य, स्थान और PYQs, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इसके बाद में अब सबके लिए एक 2-4 बातें मैं और करना चाहती हूँ। पहली बात, अब आपके लिए 4 ही सूत्र हैं। रिविजन 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 रिविजन, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, उलझो मत। उलझो मत का अर्थ हुआ कि जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई हैं, आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा मनोविश्लेषणवाद, है ना, आपने नहीं पढ़ा स्त्री विमर्श, आपके कोर्स में लगा हुआ है पर आपने नहीं पढ़ा, आपने लोहिया दर्शन नहीं पढ़ा माना की, तो उनमें अब मत उलझो। उत्तराधुनिकतावाद मत उलझो, बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, मत उलझो। अगर आपने बिल्कुल वो अनछुए आपसे हैं तो कुछ भी नया आपको अब करने का समय नहीं है, अगर आपने पहले नहीं कर रखा तो। उससे क्या, आपका सर बहुत तनाव ले लेता है ना, आप अपना हृदय, अपना मन, अपना मस्तिष्क बहुत तनावग्रस्त हो जाता है, और तनाव में जो चीज़ें आती है वह भी आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ उलझो मत, ठीक है। हाईलाइट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि हाईलाइट क्या होता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, साथ में हमें नहीं आता, हमें याद नहीं हुआ है, हम केवल उसी को हाईलाइट करेंगे। हम हाईलाइट नहीं करेंगे कि कफन किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है, हम याद नहीं करेंगे, है ना, हम याद नहीं करेंगे। इस तरह के जो फैक्ट्स हैं जो हमें पहले से आते हैं, हमें कभी भी पूछ लो हमें उनका उत्तर पता है, उनको हम हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हाईलाइट करने में समय बर्बाद करेंगे, फिर जब हम उन्हें दोहराएंगे तब उन्हें दोहराने में समय बर्बाद करेंगे। तो जो आपको बिल्कुल कंठस्थ है उन्हें हाईलाइट मत करो। जो चीज़ें या तो थोड़ी झूल में हैं, आती है, कभी भूल जाते हो, कभी सही जवाब दे देते हो, उनको हाईलाइट करो, और जो नहीं आती उनको हाईलाइट करो, ठीक है। हाईलाइट करने की तरीका आपको सही आना चाहिए। और अगर आपको कुछ नया पढ़ना ही है, किसी नई चीज़ में हाथ डालना ही है, तो पढ़ो यूनिट संख्या 5 से 10, जो आपको बहुत सारे प्रश्न बनाकर देती है, जिनको पढ़ने में समय कम लगता है, तनाव भी नहीं होता। इवन आपको अगर तनाव हो रहा होगा तो एक आधी कहानी उठाकर पढ़ लो, तनाव दूर हो जाएगा, है ना। कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो रही है तो कोई कहानी पढ़ लो, कोई कविता पढ़ लो, कोई निबंध पढ़ लो, उससे चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो यूनिट 5 से 10 तक पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, बिल्कुल भी उलझना नहीं है नई चीज़ों के अंदर, और हाईलाइट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए लेकर आई थी आज के लिए, बस इतना ही। और मुझे लगता है कि ये वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए मददगार होगा। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, क्या ये आपके लिए मददगार रही, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मुझसे जुड़ने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो चैनल है, अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी हिंदी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक में भी उस चैनल का लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में या जहाँ भी ठीक लगेगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अमृत मंथन हमारा कोर्स चल रहा है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। दिसंबर उसका टारगेट है, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण बातें बता दी है, ठीक है। नमस्ते।
करते रहो, बिल्कुल मस्त रहो।